बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है। प्रोटीन के ऊपर हमारा ये थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन और फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टडी किया था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसकी ग्रुप बंदी करना, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना। ये करते क्यों है? अपनी आसानी के लिए, ताकि उस चीज को स्टडी करना आसान हो जाए। जैसे हमने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था आप लोगों ने कि जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या करते हैं कि जानदारों की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि उनको स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए आसानी के उनको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यही वजह है प्रोटीन की भी क्लासिफिकेशन की गई है। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है? पहली बात, प्रोटीन की कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको क्लासीफाई करना, इसके ग्रुप बनाना इतना आसान नहीं है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि इंसान के अंदर 10,000 किस्म की प्रोटीन पाई जाती हैं। तो 10,000 प्रोटीन है तो इतने ही उनके फंक्शंस भी होंगे। इसी तरह से कम्प्लेक्सिटी भी हर प्रोटीन की डिफरेंट होती है। किसी प्रोटीन के अंदर 3 अमाइनो एसिड हैं, किसी के अंदर 34,000 हमने देखे थे, किसी के अंदर 574 हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर देखे थे। इंसुलिन के अंदर जो है वो 51 थे। तो हर प्रोटीन की कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, हर प्रोटीन का फंक्शन डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पे वैसे उनको क्लासीफाई करना मुश्किल है, लेकिन हम उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। इन स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन के 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक है फिब्रस प्रोटीन और दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम इन दोनों में फर्क देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इनके अंदर पहला डिफरेंस है शेप का। नाम से जाहिर है कि फिब्रस प्रोटीन है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जो कि किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड से। ये सीधी फाइबर्स की शक्ल में अरेंज होती हैं। नाम से जाहिर है फिब्रस धागा नुमा साख्तों को बोलते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्ड होंगी, फोल्ड होके या तो वो स्फेरिकल शेप यानी कि राउंड शेप बनाएंगी, या फिर एलिप्साइडल। एलिप्साइडल का मतलब होता है बेजवी शक्ल, यानी कि अंडे की साख्त जैसी। तो उसके अंदर ये आप डायग्राम के अंदर से देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जो फाइबर्स की शक्ल में होंगी। क्वाइल्ड हो सकती हैं लेकिन स्ट्रेट होंगी, लेकिन ग्लोबुलर के अंदर वो फोल्ड होके स्फेरिकल शेप बनाती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। फिब्रस प्रोटीन के अंदर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड सीधे अरेंज होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, उसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो जो अल्फा हेलिक्स था वो मजीद फोल्ड होता है और एक ग्लोबुलर शेप बना देता है। डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो उनके अंदर सेकेंडरी है फिब्रस के अंदर, ग्लोबुलर के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे कि फिब्रस प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाती, या आगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी होता है वो क्यों नहीं बनाती? वो इसलिए कि फिब्रस प्रोटीन ने जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी परफॉर्म कर सकती हैं। इनको टर्शरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनका जो रोल है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना। तो ये भी एक रीज़न है। एंड पे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन जितनी भी हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि एक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं वो एक्वस मीडिया के अंदर सॉल्युबल हैं, वो उसके अंदर। अब इसकी रीज़न ये है कि फिब्रस प्रोटीन के अमाइनो एसिड जो है ना, इनके दरमियान बॉन्डिंग आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के जो हैं इनके अंदर वीक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इजीली ये वाटर के अंदर या वाटर से रिलेटेड कोई भी, जैसे एक्वस अल्कोहल हो गया यानी कि पानी मिला अल्कोहल हो गया, जिस चीज़ के अंदर भी वाटर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ है तो ये उसके अंदर इजीली सॉल्युबल है। ये भी हम देखेंगे एंड पे फंक्शन जब इनके स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये सॉल्युबल क्यों हैं और ये फिब्रस प्रोटीन क्यों इनसॉल्युबल है।
या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनके इनसॉल्युबल होने की क्या इंपॉर्टेंस है और वो सॉल्युबल होके उसका क्या फायदा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के फिब्रस प्रोटीन जो हैं वो क्रिस्टल्स नहीं बनाती और वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं। इलास्टिक मतलब इनके अंदर लचक पाई जाती है। जैसे कि हमारे मसल्स के अंदर अगर देखें, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है मायोसिन प्रोटीन होती है, वो एक फिब्रस प्रोटीन है। उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है स्ट्रेच करें तो उसके बाद दोबारा अपनी असली हालत में वापस भी आ जाता है। इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। अब क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं कि किसी भी चीज को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, इतना डिजोल्व करते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। उसके बाद उसको एवेपोरेट करते हैं पानी को, नीचे जो चीज उसके अंदर हल हो गई थी वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसके। जैसे कि आप नमक के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, तो वैसे ही प्रोटीन को वाटर के अंदर डिजोल्व करके एवेपोरेट किया जाता है। अब फिब्रस प्रोटीन वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनेगा, ना ही उसके क्रिस्टल बनते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, उनके क्रिस्टल बनते हैं। और ये एक टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलोग्राफी इसको बोलते हैं, जिसके अंदर अगर हम किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन के क्रिस्टल जो है ना वो बनाना मुश्किल है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हम इनका रोल यानी कि फंक्शन देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फिब्रस प्रोटीन जितनी भी हैं ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल मतलब सेल का हो या ऑर्गेनिज्म का हो। सेल के अंदर देखें तो जिस तरह से चैनल्स वगैरह हैं वो उसका, जिस तरह से राइबोसोम्स वगैरह हो गए ये उसके स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें तो हमारी बॉडी के मसल्स हो गए, हमारी बॉडी पे हेयर्स हो गए, नेल हो गए, ये सारे के सारे फिब्रस प्रोटीन्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या करती हैं, वो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इंजाइम ने किसी ने काम करना है या कोई हार्मोन है प्रोटीन से बना हुआ, तो ये जो फंक्शनल रोल है ये कौन प्ले करता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। फंक्शन के ऊपर इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि जैसे फिब्रस प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो जो स्ट्रक्चरल रोल है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, इनके लिए टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जैसे कि हीमोग्लोबिन में होता है वो जरूरी है। लास्ट में हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फिब्रस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स आती हैं। सिल्क फाइबर यानी कि रेशम जो बनाते हैं स्पाइडर्स वगैरह या सिल्क वर्म, वो फिब्रस प्रोटीन है। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से मायोसिन प्रोटीन जो हमारे मसल्स में पाई जाती है वो भी एक फिब्रस प्रोटीन है। इसी तरह से हमारे हेयर्स के अंदर और नेल्स के अंदर दोनों के अंदर प्रोटीन होती है केराटिन प्रोटीन, तो ये भी एक फिब्रस प्रोटीन है। इसी तरह से ब्लड क्लॉटिंग में एक फिब्रिन प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, वो भी क्या है, फिब्रस प्रोटीन। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या आता है, जितनी भी फंक्शनल प्रोटीन है जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि फिब्रस प्रोटीन जितनी भी थी ये सारी की सारी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रही हैं। नेल हो गया, हेयर हो गया, मसल्स हो गए, फाइबर्स हो गए। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी वाटर के अंदर डिजोल्व होके। इसके अंदर एंजाइम हो गए, जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम जितने भी हैं आपको पता है कि सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी जितनी भी हैं बॉडी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिनका रोल है वो भी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, इसके अंदर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। हार्मोन्स में अगर इंसुलिन की बात करें जो कि पैंक्रियास बनाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है तो इंसुलिन भी एक क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखें कि हमने कहा था फिब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल है। अब देखें कि अगर फिब्रस प्रोटीन सॉल्युबल होती तो जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं ये तो वाटर से सारे के सारे डिजोल्व हो जाते, खत्म हो जाते। तो ये एक उसका फायदा है अनसॉल्युबल होने का। ग्लोबुलर प्रोटीन अगर इनसॉल्युबल होती हैं, ये सॉल्युबल होती हैं, तो इजीली हमारी बॉडी के वाटर में डिजोल्व होके अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं। अगर ये भी इनसॉल्युबल होती तो बॉडी के ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ये कैसे परफॉर्म किए जाते। एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यूज के अंदर है
कि केराटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो ये एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये पाई जाती है नेल्स एंड हेयर्स के अंदर। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो किस कैटेगरी की प्रोटीन है, अभी हमने देखा है कि वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस लिखें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या फाइब्रस और इसमें डिफरेंस के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने ये 6 के 6